नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 7 में आज हम देखेंगे इतिहास। तो देखिए, इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, आज का विषय इतिहास यानी हिस्ट्री, और आज का पाठ है 12वां पाठ, साम्राज्य की प्रगति भाग 1 यानी प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर पार्ट 1 की हम बात करेंगे। यस बच्चों, आज का पाठ है साम्राज्य की प्रगति भाग 1, प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम शुरुआत करेंगे। अब तक हमने मराठी सत्ता के उदय और विस्तार का अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों, हमने यह भी देखा कि स्वराज्य की स्थापना से लेकर साम्राज्य विस्तार तक की यात्रा किस तरह से पूरी हुई। आइए बच्चों, इस क्रम में हम देखेंगे कि उत्तर भारत में मराठों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, उसमें जिन सरदार घरानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी संक्षिप्त जानकारी इस पाठ में हम प्राप्त करने वाले हैं। यस बच्चों, तो इस पाठ में हम जानेंगे मराठों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, उसमें जिन सरदार घरानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी संक्षिप्त जानकारी इस पाठ में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बच्चों इंदौर के होलकर, द होलकर्स ऑफ इंदौर। मल्हार राव होलकर इंदौर की होलकर सत्ता के प्रवर्तक थे। तो स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे बच्चों, मल्हार राव होलकर इंदौर की होलकर सत्ता के प्रवर्तक थे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताना चाहें, यस, तो हम बात कर रहे हैं यस मल्हार राव होलकर की, इंदौर की होलकर सत्ता के प्रवर्तक थे। इस बच्चों, अगर हम बात करें इंदौर की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पे है इंदौर जिसकी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने दीर्घ काल तक मराठी राज्य की सेवा की। वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निष्णात थे। निष्णात का मतलब बच्चों निपुण थे। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। मल्हार राव होलकर की हम बात करें बच्चों, बाजीराव प्रथम और नाना साहब के शासनकाल में मल्हार राव होलकर ने उत्तर में पराक्रम दिखलाया। तो बाजीराव प्रथम और नाना साहब के शासनकाल में मल्हार राव होलकर ने उत्तर में पराक्रम दिखाया। मालवा और राजपूताना में वर्चस्व स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस बीच हम बात करें, मालवा और राजपूताना में वर्चस्व स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बच्चों, पानीपत युद्ध के बाद उत्तर में मराठों की गिरती प्रतिष्ठा को संवारने में माधवराव पेशवा को उनसे बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। इस बच्चों, हम बात करेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिल्याबाई होलकर। पूर्ण श्लोक। अहिल्याबाई मल्हार राव का बेटा खंडेराव की पत्नी थी। इस बच्चों, डाक टिकट आप देख सकते हैं। यस, कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हुई। कालांतर में मल्हार राव का भी निधन हो गया। बच्चों, उसके पश्चात इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथों में आ गई। वह महान कूटनीतिक और उत्तम प्रशासक थी। तो बच्चों, हमने सुना कि किस तरह से मल्हार राव का भी निधन हो गया। उसके बाद इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथों में आ गई। वह महान कूटनीतिक और उत्तम प्रशासक थी।
इस बच्चों अगर हम बात करें उनके कार्यों की बात करें, उन्होंने किस तरह से शासन प्रशासन को संभाला, तो उनकी हम बात करेंगे। हम बात करें बच्चों अहिल्याबाई होलकर के प्रशासन की बात कर रहे हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने नए कानून बनाकर भू राजस्व, कर की वसूली जैसी बातों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। इस बच्चों उन्होंने बंजर भूमि की बुवाई के लिए, इस जो बंजर भूमि थी कि उसे किस तरह से बुवाई के उपयोग में लाया जाए, उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए। यानी बंजर भूमि को योग्य बनाने का प्रयास अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किस तरह से किया गया। और किसानों के लिए कुएं खुदवाने का कार्य किया, और इसके साथ ही व्यापार उद्योग को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तालाबों का भी निर्माण करवाना आदि कार्यों ने उन्होंने इस तरह से अनेक परिश्रम भरे कदम उठाए। भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएं, प्याऊ का निर्माण करवाया। जिस बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। और अगर इस रूप की बात करें तो इस रूप में हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की। तो उन्होंने जो कार्य किए उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए और सांस्कृतिक एकता का उनके द्वारा किस तरह से प्रयास किया। सांस्कृतिक एकता के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया। वह स्वयं न्याय के फैसले, यानी न्याय के फैसले वह स्वतः करती थी। स्वयं फैसला लेना उनका महत्वपूर्ण कदम था। वह महादानी और ग्रंथ प्रेमी थी। वह महादानी और ग्रंथ प्रेमी थी। उन्होंने लगभग 28 वर्ष सक्षमता के साथ राज्य प्रशासन चलाया। तो बच्चों यहाँ पर हम समझ सकते हैं 28 वर्ष तक सक्षमता के साथ प्रशासन चलाया उन्होंने, और उत्तर में मराठी सत्ता की छवि को उज्जवल बनाया। तो ये हम समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्तर में मराठी सत्ता की छवि को उज्जवल बनाने का कार्य किया और राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर प्रजा को सुखी बनाया। तो इस तरह से इस मराठा शाही के गिरते समय में यशवंतराव होलकर ने राज्य बचाने का प्रयास किया। यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से राज्य में सुव्यवस्था की स्थिति बनी रहे। हमने देखा कि मराठा शाही के गिरते समय में यशवंतराव होलकर ने राज्य को बचाने का प्रयास किया। तो आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम बात करेंगे नागपुर के भोसले, द भोसलेज ऑफ नागपुर। नागपुर के भोसले घराने के परसोजी भोसले को साहू महाराज के कार्यकाल में बरार और गोंडवाना प्रदेशों की सनद अर्थात आदेश पत्र दी गई। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं किस तरह से इस बरार और गोंडवाना प्रदेशों की सनद यानी जो आदेश पत्र किस तरह से नागपुर के भोसले घराने में परसोजी भोसले को साहू महाराज के कार्यकाल में बच्चों ये आदेश पत्र दिए गए। नागपुर के जितने भोसले हुए उसमें रघुजी भोसले सबसे पराक्रमी और कार्यकुशल पुरुष थे। वह दक्षिण के तिरुचिरापल्ली और अर्काट के आसपास के प्रदेश को मराठों के प्रभुत्व में ले आए। साहू महाराज ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की चौथ वसूली के अधिकार रघुजी को दिए। तो बच्चों हम बात करें रघुजी भोसले की, तो आइए उसी क्रम में हम देखेंगे कि जिन प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं इस बच्चों वह उन प्रदेशों को मराठों के आधिपत्य में ले आए। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं रघुजी भोसले की। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम देखने का प्रयास करेंगे जिस नागपुर के भोसले, द भोसलेज ऑफ नागपुर की हम बात करें तो हमने देखा कि किस तरह से नागपुर के जितने भोसले हुए उसमें रघुजी सबसे पराक्रमी और कार्यकुशल साबित हुए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हम रघुजी भोसले की बात करें। हमने ये देखा कि दक्षिण के तिरुचिरापल्ली और अर्काट के आसपास के प्रदेश को मराठों के प्रभुत्व में ले आने का कार्य किस तरह से इस जो प्रयास था रघुजी भोसले का
ये हमने देखा। और हमने देखा कि साहू जी महाराज ने जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की जो चौथ वसूली के अधिकार भी रघु जी को दिए। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं द भोसलेज ऑफ नागपुर। तो हमने बात की बच्चों ईस्वी सन 1751 में नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा सूबा अली वर्दी खान से जीत लिया। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं 1751 1751 में, ईस्वी सन 1751 में नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा सूबा अली वर्दी खान से जीत लिया। 1751 बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। आइए बच्चों आगे हम देखेंगे। कालांतर में ईस्वी सन 1803 तक ओडिशा पर मराठों का प्रभुत्व था। इस बच्चों तो इस तरह से आगे चलकर 1803 तक उड़ीसा पर मराठों का प्रभुत्व था, यह हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे चलेंगे। बच्चों क्या आप जानते हैं मराठा डिच की अगर हम बात करें, यस, तो मराठा डिच कोलकाता के अंग्रेज नागपुर के भोसलों से बुरी तरह भयभीत थे। मराठों के संभावित आक्रमण से कोलकाता शहर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने शहर के चारों ओर खंदक खुदवाई थी। तो समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है मराठा डिच की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जिस डिच की बात कही जा रही है यहाँ पे देख सकते हैं। तो किस तरह से, यस, तो आपने देखा कि अंग्रेज किस तरह से नागपुर के भोसलों से बुरी तरह भयभीत थे और संभावित आक्रमण यानी मराठों के संभावित आक्रमण के से कलकत्ता शहर यानी जो कोलकाता कहते हैं बच्चों, पहले उसका नाम कलकत्ता था, तो कोलकाता शहर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने शहर के चारों ओर एक खंदक खुदवाई थी। और बच्चों यह जो खंदक थी मराठी डिच के नाम से विख्यात हुई। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों जो खंदक की हम बात करें वह खंदक मराठी डिच नाम से विख्यात हुई। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे ग्वालियर के शिंदे, द शिंदेज ऑफ ग्वालियर। तो बच्चों बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे के शौर्य और पराक्रम को भांप लिया था। जिस बच्चों बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे के शौर्य और पराक्रम को पहचान लिया था और अतः उन्हें उत्तर का सरदार बनाया। राणा जी की मृत्यु के बाद उनके बेटों जयप्पा, दत्ताजी और महाजी ने भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया। तो बच्चों आपने सुना कि किस राणोजी की मृत्यु के बाद उनके बेटों जयप्पा, दत्ताजी और महाजी, राइट, तो ने भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया, यानी बच्चों मजबूत बनाने का कार्य किया। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं ग्वालियर के शिंदे, द शिंदेज ऑफ ग्वालियर। माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महाजी को प्रदान किया। राइट, तो बच्चों ध्यान रखिए माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का जो सरदार पद महाजी को प्रदान किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों महाजी शिंदे की हम बात करें तो इस तरीके से इस माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महाजी को प्रदान किया। वह वीर और चतुर राजनीतिज्ञ था। इस बच्चों महाजी शिंदे की बात करें तो वह वीर और चतुर राजनीतिज्ञ थे। आए बच्चों उनकी बहादुरी की बात कर रहे हैं, कुछ और कुशल राजनीतिज्ञ थे। ग्वालियर के शिंदे की बात हो रही है बच्चों, द शिंदेज ऑफ द ग्वालियर। पानीपत की पराजय के बाद उसने उत्तर भारत में मराठों के प्रभुत्व को स्थापित करने का कार्य किया। तो बच्चों बात हो रही है महाजी शिंदे की। इस पानीपत की पराजय के बाद बच्चों हमने सुना था, आपको याद भी होगा, हमने पानीपत के इस तीसरे युद्ध की विस्तार से चर्चा की थी। तो पानीपत की
तीसरे युद्ध में मराठों की किस तरह से पराजय हुई, बच्चों आपने पाठ को विस्तार पूर्वक पहले पढ़ा हुआ है। तो पानीपत की पराजय के बाद उसने उत्तर भारत में मराठों के प्रभुत्व को स्थापित करने का कार्य किया। तो बच्चों बात हो रही है महादजी शिंदे की। वह जानता था कि उत्तर भारत के समतल प्रदेश में गुरिल्ला युद्ध पद्धति कारगर नहीं होगी, अतः फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञ डिवाइन के मार्गदर्शन में अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रोहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि से आत्मसमर्पण करवाया। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से जो इनकी नीति थी कुशल, ये देखिए बच्चों इनकी जो नीति थी ये अच्छी तरह जानते थे कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो कि बच्चों इस पठारी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत ही कारगर होती है और ऐसे में कम से कम सैनिकों के द्वारा इस बड़े से बड़ी सेना को भी किस तरह से उनके छक्के छुड़ाया जा सकते हैं। ये युद्ध नीति बहुत ही कारगर होती है, लेकिन ऐसे पठारी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह युद्ध नीति बहुत कारगर होती है। लेकिन मैदानी क्षेत्र के लिए यह युद्ध नीति कारगर नहीं होती, यह महादजी शिंदे को अच्छी तरह मालूम था। और यही कारण था कि फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञ डिवाइन के मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया यानी ट्रेंड किया। और इसके बाद कि मैदानी युद्ध किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से जीता जाए, तो यह इनकी सोच थी कि अपनी सेना को किस तरह पहले प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें। और यही देखते हुए जिस महादजी शिंदे ने फ्रांसीसी विशेषज्ञ डिवाइन के मार्गदर्शन में अपनी सेना को पहले प्रशिक्षित किया, ट्रेंड किया और उसके बाद रोहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि से आत्मसमर्पण करवाया। राइट, तो यहाँ पर इनकी शक्ति, इनकी नीति, युद्ध नीति का लोहा मान सकते हैं। किस तरीके से इन्होंने पहले अपनी सेना को प्रशिक्षित कराया, इसके बाद रोहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि से आत्मसमर्पण करवाया। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर के शिंदे की बात करें बच्चों, द शिंदे ऑफ ग्वालियर की बात कर रहे हैं। पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई थी और यह देखकर अंग्रेजों ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया। तो बच्चों हम सबको मालूम है, हमने पहले भी अध्ययन किया हुआ है कि पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई यानी बच्चों कमजोर हो गई थी और यही देखकर अंग्रेजों ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया। तो बच्चे आगे क्या हुआ, उन्होंने बंगाल सूबे के दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। वे दिल्ली के बादशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते, यानी वे बादशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे, दिल्ली के बादशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे। तो बच्चों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो आगे क्या हुआ बच्चों, चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं ग्वालियर के शिंदे, द शिंदेज ऑफ ग्वालियर। और इस विषम परिस्थिति में अंग्रेजों को मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। तो देखिए बच्चों किस तरह से जो विपरीत स्थिति के बावजूद, स्थिति बिल्कुल विपरीत थी और ऐसी विपरीत स्थिति में भी महादजी शिंदे ने किस तरह से अंग्रेजों को मात दिया, यानी यहाँ पर समझ सकते हैं अंग्रेजों को किस तरह से मात दिया, यानी किस तरह से एक पराजित कर दिया एक प्रकार से, और पराजित करके दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। और बच्चों इस कार्य से प्रभावित होकर के बादशाह ने उन्हें वकील मुतलक यानी चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर यह उपाधि प्रदान की। बच्चों देख सकते हैं यह उपाधि कितनी बड़ी है, चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर यानी वकील ए मुतलक, इसका मतलब होता है वकील ए मुतलक, इंग्लिश में इसे कहते हैं चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर। तो बादशाह ने ये सुने वकील ए मुतलक यानी चीफ एजेंट ऑफ द
एम्परर यह उपाधि प्रदान किया। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से देखा आपने कि विषम परिस्थिति में जहां अंग्रेजों की नजर थी दिल्ली पर और किस तरह से वे नियंत्रण लेना चाहते थे, लेकिन विपरीत परिस्थिति में महादजी शिंदे ने अंग्रेजों को मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया और बादशाह खुश हो गए। बादशाह ने उन्हें वकील मुतलक यानी चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर यानी इस तरह की उपाधि प्रदान किया। तो बच्चों इसका मतलब हुआ अर्थात दीवानी और सेना का नियंत्रण उन्हें सौंपा। तो मतलब बच्चों वकील मुतलक का मतलब क्या, माने उन्हें जो दीवानी और सेना का नियंत्रण उन्हें सौंपा। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं उसने उस उपाधि को बाल पेशवा सवाई माधवराव की ओर से स्वीकार किया। तो बच्चों आपने सुना कि जो वकील मुतलक चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर ये जो उपाधि प्रदान की गई तो ये किस तरह से स्वीकार तो किया, लेकिन बच्चों ये यहाँ पर ये जो उपाधि को स्वीकार किया बाल पेशवा सवाई माधवराव की ओर से स्वीकार किया और इस उपाधि के कारण दिल्ली बच्चों बादशाही पूर्णतः मराठों के नियंत्रण में आ गई। लड़खड़ाती ढहती मुगल सत्ता की अट्टालिका को संभालना सरल कार्य नहीं था। महादजी ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाकर बड़ी ही दृढ़ता के साथ ईस्वी सन 1784 से 1794 की अवधि में दिल्ली का प्रशासन चलाया। यानी बच्चों आप समझ सकते हैं 1784 से 1794 लगभग 10 वर्षों तक, यस तो 10 वर्षों तक आप समझ सकते हैं कि बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थिति में लेकिन बड़ी ही दृढ़ता के साथ किस तरह से महादजी ने 10 वर्षों तक जिस बच्चों दिल्ली का प्रशासन चलाया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं महादजी शिंदे की। तो चलिए बच्चों और आगे अध्ययन करेंगे। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के शिंदे। तो शिंदे साहब ग्वालियर की बात हो रही है। पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था। इस बच्चों पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था। उसके उत्तराधिकारी भी रुहेलखंड में षड्यंत्र कर रहे थे। तो ध्यान दीजिए बच्चों पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था और उसके उत्तराधिकारी भी रुहेलखंड में षड्यंत्र कर रहे थे। नजीब खान के पोते गुलाम कादिर ने लाल किले को अपने अधिकार में कर लिया तथा बादशाह और बेगमों को यंत्रणाएं दिया। तो यहाँ पर समझ सकते बच्चों नजीब खान के पोते गुलाम कादिर ने लाल किले को अपने अधिकार में कर लिया तथा बादशाह और बेगमों को यंत्रणाएं दिया, यानी बहुत ही उन्हें तकलीफ या उन्हें बहुत ही कष्ट देने लगा। बादशाह की आंखें निकाल ली और राजकोष हड़प लिया। इस स्थिति में महादजी ने कादिर को पराजित किया। तो देखा बच्चों आपने महादजी ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया और महादजी ने कादिर को पराजित किया। कादिर द्वारा हड़प की हुई संपत्ति लेकर बादशाह को लौटाई। बादशाह को पुनः गद्दी पर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार महादजी ने पानीपत युद्ध के पश्चात मराठों की साख पुनः प्राप्त कराई। तो बच्चों यहाँ बात हो रही है महादजी शिंदे की कि किस तरीके से जो मराठों की साख पानीपत युद्ध में बच्चों जो पराजय का मुंह देखना पड़ा था, तो एक प्रकार से फिर से मराठों की साख बचाने का कार्य महादजी शिंदे ने किया। तो दिल्ली के बादशाह को मराठों के नियंत्रण में रखकर भारत की राजनीति चलाई। इस बच्चों तो हमने यहाँ पर जिस बच्चों ग्वालियर के शिंदे यानी शिंदे जाब ग्वालियर को हम अध्ययन कर रहे थे। तो बच्चों पार्ट 1 में यही तक और हम पार्ट 2 में आएंगे तो इसकी थोड़ी और चर्चा यानी ग्वालियर के शिंदे की थोड़ी और चर्चा करते हुए और इसे और आगे बढ़ाते हुए हम विस्तार से इस पार्ट को पार्ट 2 में पूरा करने वाले हैं। इस बच्चों तो चलिए हमने आज जो अध्ययन किया उसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज हमने अध्ययन किया इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बच्चों ग्वालियर के शिंदे की हमने बात की। आज बच्चों हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। बल्हार राव होलकर डैश डैश यस बच्चों युद्ध प्रणाली में कुशल था। याद कीजिए बच्चों अगर आपके पास विकल्प नहीं मौजूद है
तो आपका क्या उत्तर होगा? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। मल्हार राव होलकर, यस बच्चों, रिक्त स्थान दिया हुआ है, डैश डैश, युद्ध प्रणाली में कुशल था। तो बच्चों बहुत ही यस आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए, तमाम विद्यार्थी उत्तर दे भी दिया होगा, तो अपना उत्तर आप टैली कीजिए, मिलाइए, क्या उत्तर आपका सही है? यस बच्चों, गोरिल्ला। तो यहां पर आप लिखेंगे गोरिल्ला। मल्हार राव होलकर गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल था। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा, आपने उत्तर अपना बिल्कुल टैली कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों ध्यान से देखिए, एक और कथन। मल्हार राव के निधन के बाद, बच्चों रिक्त स्थान दिया हुआ है, डैश डैश, के प्रशासन की बागडोर अहिल्या बाई के हाथ में आई। तो चलिए बच्चों याद कीजिए, इसकी भी हमने चर्चा की थी। मल्हार राव के निधन के बाद डैश डैश, यानी किसके प्रशासन की बागडोर अहिल्या बाई के हाथ में आई, यानी किसके अर्थात कहाँ के प्रशासन के बाद। इस बच्चों तो आपको याद आ गया होगा, इस हमने चर्चा किया था और हमने इसे मैप में भी बताया था। यस, तो उत्तर सही आपको अब याद आ गया होगा। तो मिला लीजिए, हम बात कर रहे हैं इंदौर की। तो बच्चों आप भरेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान में इंदौर। मल्हार राव के निधन के बाद इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथ में आई। इस बच्चों इस तरह से रिक्त स्थान में इस शब्द को रख करके वाक्य को पूरा करके लिख देना है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, स्क्रीन पर एक कथन आएगा आपके सामने और देखना है कि यह कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों कथन है, राणो जी की मृत्यु के बाद उनके बेटों जयप्पा, दत्ता जी और महाद जी ने भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया। तो क्या यह कथन सत्य है कि राणो जी की मृत्यु के बाद उनके बेटों जयप्पा, दत्ता जी और महाद जी ने भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया? तो क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। तो चलिए, आपने उत्तर दे दिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अगला कथन है बच्चों, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई। याद कीजिए बच्चों, पानीपत की लड़ाई कितनी भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें 1.5 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे और एक यूं कहें कि युवा पीढ़ी तक बर्बाद हो गई, समाप्त हो गई थी। तो क्या याद है बच्चों आपको? हमने विस्तार से पहले पढ़ा हुआ है। पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई। क्या यह कथन सत्य है? तो हम बच्चों को उत्तर याद आ गया होगा, तो अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आज बच्चे इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अंतिम कथन है, जरा ध्यान से देखिए। अगला कथन है, ईस्वी सन 1951 में नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा सूबा अली वर्दी खान से जीत लिया। याद कीजिए बच्चों, ईस्वी सन 1951 में नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा सूबा अली वर्दी खान से जीत लिया। क्या यह कथन सत्य है? ईस्वी सन 1951 में नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा सूबा अली खान वर्दी से जीत लिया। क्या यह कथन सत्य है? तमाम बच्चों को याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस तरह से हमने कहा भी था। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों लिखा है कि अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। तो बच्चों इसमें असत्य क्या है? याद कीजिए, यहाँ लिखा है ईस्वी सन 1951 में नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा सूबा अली वर्दी खान इनसे जीत लिया था। तो आपको याद आ गया होगा कहां पर असत्य है बच्चों? 1951 लिखा हुआ, याद कीजिए यहाँ पर, क्या 1951 सही है
चलिए हम क्लू दे रहे हैं आपको, याद कीजिए ओशन। मुझे लगता है तमाम बच्चों को याद आ गया होगा। अरे हाँ, यही तो है। क्या है वो भी देख लीजिए। यस बच्चों, कितने विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि 1951 नहीं बल्कि 1751। बच्चों 1951 में कैसे हो सकता है? ये बात हुई थी 1751 में, ये घटना घटित हुई थी 1751 में। तो बच्चों इस तरह से करेक्शन करके, यानी उसे सुधार करके सही करके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर असत्य है तो उसको सत्य करके इस तरह लिखना है। ईस्वी सन 1751 में नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा सूबा अलीवर्दी खान से जीत लिया था। इस बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 यानी साम्राज्य की प्रगति, प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी पार्ट 1 का अध्ययन हमने बच्चों कर लिया है। पार्ट 2 में हम आएंगे तो इस बच्चों बचे हुए भाग को विस्तार से देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।